सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम सतर्कता जागरूकता से भ्रष्टाचार पर वार में। मैं हूं आपके साथ आनंद। केंद्रीय सतर्कता आयोग हर साल सरदार पटेल की जयंती के मौके पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन करता है। सरदार पटेल का जन्मदिन 31 अक्टूबर को होता है और जिस सप्ताह में सरदार पटेल की जयंती आती है उस सप्ताह को इस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस साल 30 अक्टूबर से लेकर आने वाली 5 नवंबर तक ये सप्ताह यानी सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों से लेकर सभी सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाता है। इस अभियान के तहत जन भागीदारी से जागरूकता फैलाकर भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाने पर जोर रहता है। क्या है ये पूरा प्रयास और कैसे इस आयोजन से भ्रष्टाचार के खिलाफ मिलती है मदद, इस विषय पर करने के लिए बातचीत करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ मौजूद है विनोद अग्रवाल जी, जो कि पूर्व सचिव हैं, भारत सरकार में रहे। इसके अलावा ML शर्मा जी हैं, जो कि पूर्व विशेष निदेशक रहे हैं CBI में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद अग्रवाल जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से ये अपने आप में सतर्कता जागरूकता सप्ताह की ज़रूरत पड़ती है, ये सोच क्यों है और इस प्रकार की हम व्यवस्था को जब अपनाते हैं तो उसका फ़ायदा कैसे मिलता है? देखिए, आपने सतर्कता जागरूकता सप्ताह की जो बात की, क्योंकि आपने खुद ही ये बताया कि सरदार पटेल जी के जन्म दिवस के साथ इसको प्रारंभ किया, के साथ जोड़ा गया है। तो ये बेसिक इसको 2000 में शुरू किया गया है सप्ताह को, कि अवेयरनेस जो जागरूकता बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है। जबकि सतर्कता आयोग का गठन जो है 1964 में किया गया था संधानम कमेटी की रिपोर्ट के बाद, लेकिन सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का काम 2000 से शुरू किया गया है। तो और उसे सरदार पटेल जी के जन्म दिवस से प्रारंभ किया जाता है और एक सप्ताह तक मनाया जाता है। इस सप्ताह के बीच में जगह जगह पर CVC के द्वारा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा या अन्य इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कार्रवाई, कई प्रोग्राम किए जाते हैं जिससे लोगों को जागरूक किया जाए, क्या सतर्कता के अंतर्गत किया जाना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार या आचरण सरकारी पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारियों का हो, उसका इस सप्ताह के भीतर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में चीफ विजिलेंस ऑफिसर था, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में, 2009 से 2012 में, मैंने 3 वर्ष तक इस सप्ताह का खुद जागरूकता सप्ताह को मनवाया था अपने ऑर्गेनाइजेशन में। और ये सारे इसी प्रकार से इसको मनाया जाता है, जिसमें कई सेमिनार की जाती हैं, लोगों को बताया जाता है कि क्या उचित आचरण होना चाहिए। मैं अब दूसरे सदस्यों को मौका जो आए हैं उनको देना चाहूँगा। जी, ML शर्मा जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश यही है कि जो सरकारी व्यवस्थाएं हों वो पारदर्शी हों, जनता के प्रति संवेदनशील हों, भ्रष्टाचार जैसी व्यवस्था से मुक्त हों। आपको लगता है कि उस लिहाज से अपने आप में इस प्रकार की कोशिशें रंग लाती नजर आ रही, और हम हाल फिलहाल के लिहाज से अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जैसी नीति का भी एक बड़ा फायदा मिलता दिखाई पड़ रहा है? ML शर्मा जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, ये स्पष्ट है कि हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, हम सुन पा रहे हैं। अपनी बात रखें आप। हेलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि डेमोक्रेसी तभी सफल हो सकती है जब मंत्री और सरकारी कर्मचारी, उच्च वर्ग के और निम्न वर्ग के और मध्यम वर्ग के सभी लोग अपना कार्य ईमानदारी से करें। ये जो सप्ताह मनाया जा रहा है, इसको आप जागरूकता सप्ताह कहिए, सतर्कता सप्ताह कहिए, बेसिकली ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में ईमानदारी और पारदर्शिता की भावना को पैदा करने के लिए है। जैसे हम सब भगवान को मानते हैं, कोई राम के रूप में, कोई अल्लाह के रूप में, लेकिन एक बार राम का नाम लेने से या अल्लाह का नाम लेने से काम नहीं चलता। हर रोज़ भजन पाठ करना पड़ता है
तो ये जो सप्ताह है, साल में रोज तो नहीं मना सकते, हम एक बार मनाते हैं और ईमानदारी रूपी राम का हम नाम लेते हैं। इससे फ़ायदा होता है क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं इनका जो संस्कार है इससे सुधरता है। कितना फ़ायदा होता है इसका कोई डेटा तो किसी के पास है नहीं, लेकिन अच्छा बोलने से, अच्छा सुनने से जैसे जीवन अच्छा होता है, उसी तरह से ईमानदारी की बात करना, ईमानदारी की बात सुनना, पारदर्शिता को महत्व देना, इससे सरकारी कर्मचारियों के आचरण में सकारात्मक परिवर्तन होता है। इसलिए मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि मेरी मान्यता ये है कि बिना पारदर्शिता के ना डेमोक्रेसी सफल हो सकती है, ना प्रशासन कुशल हो सकता है, और ना ही गरीब जनता की हम अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं। इसलिए ईमानदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको फैलाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए इस सप्ताह का हर साल मनाया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। जी विनोद अग्रवाल जी, आपको लगता है कि हाल फिलहाल के वर्षों में टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से, तकनीक के इस्तेमाल से इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे व्यवस्था में आगे तेज़ी से हमको फ़ायदा देती नज़र आ रही हैं, जहां पे हम शायद बेहतर पारदर्शी व्यवस्था में लागू करने में सफल होते हैं, हम एक प्रकार से भ्रष्टाचार को अपनी व्यवस्था से हटाने में सफल होते दिखाई पड़ रहा है। अपवाद एक अलग बात है, लेकिन एक बहुतायत में देखा जाए टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन का फ़ायदा क्या आप लोग को लगता है कि सीधे तौर पर पूरी व्यवस्थागत तरीके से हमको मिलता दिखाई पड़ रहा है? विनोद अग्रवाल जी, जैसे श्री एमएल शर्मा जी ने बताया और आप भी बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशंस, पारदर्शिता ही एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जितनी हम सरकार के कार्यकलापों में पारदर्शिता लाएंगे, उतनी ही ईमानदारी स्थापित होगी। जैसे भी हम, और पारदर्शिता को लाने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, और डे बाय डे ये अपवाद हमेशा हो सकते हैं, वो बात आपने कही है, मैं भी उससे सहमत हूँ कि अपवादों से हम सरकारों को नहीं नाप सकते, अपवाद से पूरा का पूरा। मुख्यतः बात यह है कि जितनी पारदर्शिता बढ़ाते जाएंगे हम लोग, उतना ही स्वच्छ प्रशासन लोगों को मिलेगा, और जो जीरो टॉलरेंस कही जा रही है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जीरो टॉलरेंस एक टर्म दी गई है, पहले भी सरकारों ने दी, मोदी सरकार ने दी। मैं ये मानता हूं कि जो 1964 में जो विजिलेंस कमीशन बनाया गया था, सतर्कता आयोग बनाया गया था, उस समय ये एक आयोग जो बनाया गया था उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं दिया गया था। 2003 में ये स्टेटस दिया गया, फिर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हुए, फिर अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी रोल है। तो ये सब रोल जो धीरे धीरे करके, कि सिर्फ सरकार इसमें अपनी मर्जी से किसी को नहीं बिठा सकती, तो ये सारी बातें धीरे धीरे चेंज जो आ रहे हैं पारदर्शिता की ओर, इनका महत्व है। लेकिन जितनी पारदर्शिता आज के समय में, ये कहा जा सकता है हमसे जो ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हमें वो लेवल पर पहुंचने में अभी कुछ और समय लगेगा। आप एक देखते हैं कि एक इंटीग्रिटी पैक्ट भी होता है जो वेरियस कंट्रीज करते हैं, और उसमें एक इंडेक्स में इंडिया बहुत ऊपर अभी भी नहीं आता है। पिछले 20-30 सालों से इसमें अध्ययन किए जा रहे हैं इंटीग्रिटी पैक्ट के आधार पर, और उसके अंदर भारत का क्या स्थान है। चाहे हम जीरो टॉलरेंस कहें या जो भी कहें, हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स दैट गोल। और उसमें ये सतर्कता सप्ताह जो इसका एक बहुत बड़ा जागरूक करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल है इसका भी, इस सप्ताह का, और टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है। और फाइनली जो बात है वो पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब हम लोग 100% पारदर्शिता पर पहुंच जाएंगे तो हम लोग भी विकसित देशों की तरह शायद कह सकें कि हम लोग भी जीरो टॉलरेंस ट्रू सेंस में आ गए। लोकपाल का जो एक ऑर्गेनाइजेशन बाद में अभी हाल में क्रिएट किया गया है, वो हायर लेवल्स की करप्शन को रोकने के लिए किया गया है। ये पाया गया बाय द गवर्नमेंट की सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो मंत्री स्तर की और जो वेरी सीनियर ऑफिसर, सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं, इनके ऊपर शायद पूरी तरह से उतना सुपरविजन नहीं कर पाता, तो एक लोकपाल का पद भी क्रिएट किया गया।
तो ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं टेक्नोलॉजी के अलावा किए जा रहे हैं, जैसे ग्रुप सी एंड डी के अंदर इंटरव्यू के सिस्टम को खत्म किया गया। तो मतलब डे बाय डे मैं देख रहा हूं कि वेरियस गवर्नमेंट्स ने इसको टेंडर सिस्टम में बिल्कुल धीरे धीरे मैं देखता जा रहा हूं कि पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। तो ये जो चीजें हैं, लेकिन जो हमारा अंत है, जो फाइनल स्टेज है, वो मैं अभी समझता हूं कि अभी कुछ और समय लगेगा उसे प्राप्त करने में। मैं ये और डेफिनेटली टेक्नोलॉजी में फर्दर और इम्प्रूवमेंट्स आएंगे इसके। बिल्कुल, आप दोनों मेहमानों से ये बातचीत हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन अगर एक सिर्फ सेंटेंस नहीं, एक लिखे हुए शब्द नहीं, बल्कि एक प्रकार से ज़मीन पर उतारने की भावना है, जहाँ पे हम करप्शन फ्री नेशन की बात करते हैं, एक ऐसी संस्था की बात करते हैं, एक ऐसे प्रशासन की बात करते हैं जो दिखाती है कि हाँ, हम बेहतरी से शासन प्रशासन को ज़मीन पर उतारने के लिए काम कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, जहां पे सतर्कता जागरूकता सप्ताह को लेकर हम बात कर रहे हैं कि आखिर इस प्रकार के सप्ताह को बनाने की ज़रूरत क्या और इसका फ़ायदा किस प्रकार से हमारी व्यवस्थाओं को पारदर्शी तरीके से बनाने में होता है। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए विनोद अग्रवाल जी हैं, पूर्व सचिव भारत सरकार के, इसके अलावा ML शर्मा जी हैं, पूर्व विशेष निदेशक CBI के। ML शर्मा जी, महत्वपूर्ण चीज़ ये कि आप समस्या को समस्या माने, उसके बाद समाधान के लिए रास्ता आगे निकलता है। मौजूदा समय में जिस बात का जिक्र अभी विनोद अग्रवाल जी भी कर रहे थे कि बहुत सी व्यवस्थाओं में परिवर्तन को हम देख रहे हैं, रिफॉर्म्स की तमाम बातें जो दशकों से होती थी उसको अभी हमने होते हुए देखा है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस को लेकर विदेशों में किस प्रकार से टैक्स हेवेंस हुआ करते थे, इन तमाम विषयों पे जहां देशों के साथ भी संधियों का जिक्र विनोद अग्रवाल जी ने किया, अपने आप में दिखाता है कि हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने को तैयार हैं। काले धन पे प्रहार को लेकर भी हमने बहुत से ज़मीनी काम होते देखे हैं, शेल कंपनीज हो या कई प्रकार की व्यवस्थाओं में कैसे सुधार करना। आपको लगता है कि ये भी वो तमाम प्रयास है जिसका जिक्र किया जाना चाहिए तब जबकि हम एक पारदर्शी व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, उसको बेहतरी से लागू करने की बात कर रहे हैं? शर्मा जी। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। मेरी नज़र में सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप पे और हायर ब्यूरोक्रेसी में, जिसमें IAS IPS वगैरह शामिल हैं, और टॉप मैनेजमेंट बैंक्स के, इंश्योरेंस कंपनीज के, आर्म फोर्सेस के, कि भाई हमें अपने सिस्टम को क्लीन करना है। पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी ये होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है इंस्ट्रूमेंट्स बनाने की। जैसे आपने लॉज की बात करी है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट हुए हैं, बड़े सटीक अमेंडमेंट हुए हैं, और इस तरह से लोकपाल बनाया है, जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा। ये सारी व्यवस्थाओं की बात है। RTI एक्ट, मैं RTI कमिश्नर भी रहा हूँ 5 साल सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो RTI एक्ट भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव लेजिस्लेशन है जो पारदर्शिता लाने का प्रयास करता है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन और तीसरा इसका हिस्सा है इम्प्लीमेंटेशन करना। जो आपने कानून बनाया है और जो आपने कॉन्सेप्ट बनाया है जीरो टॉलरेंस का, उसको ग्राउंड के पे इम्प्लीमेंट करना, पॉलिटिकल लेवल पे, टॉप मैनेजमेंट लेवल पे और ग्राउंड लेवल पे, चाहे वो थाना हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो पटवारी हो, उस लेवल पे। तो ये हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं, अच्छी व्यवस्थाएं अपने आप में। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, अभी भी बहुत फैला है, और भ्रष्टाचार के बिना कुछ भी नहीं होता है। मैं किसी ऐसे थाने को नहीं जानता हूं, हालांकि मैं राजस्थान में 8 जिलों का SP रहा हूं, जिसमें पैसा ना चलता हो, और यही बात दूसरे विभागों की भी है। और अंग्रेज़ों के ज़माने में बाकी छोटे कर्मचारी पैसा खाते थे, लेकिन कलेक्टर और SP पैसा नहीं खाते थे, जो जिले के मुख्य अधिकारी होते हैं। लेकिन आज की तारीख में मेरे लिए ये कहना संभव नहीं है। CBI
और ईडी जैसी एजेंसीज जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनके बारे में भी दबी जबान में भी और कभी कभी खुली जबान से लोग बोलते हैं कि भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। तो सैद्धांतिक रूप से तो हम जीरो टॉलरेंस को मानते हैं और उसका प्रयास भी करते हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हुआ है और यही भारत की विडंबना है। मेरा पर्सनल विचार ये है कि अगर हम करप्शन को पूरी तरह से ख़त्म तो कभी नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसको काफ़ी हद तक कम कर दें तो हमारी जो ग्रोथ रेट है अभी 6-7% चल रही है, वो 10% हो जाएगी। यानी कि ईमानदार प्रशासन और बेईमान प्रशासन इतना प्रभाव डालता है ग्रोथ रेट पे कि 2% बढ़ जाएगी। तो उसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। मैं कोई इस बारे में भाषण नहीं देना चाहता हूँ जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं 36 साल IPS में था, CBI में 20 साल रहा, 5 साल सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में रहा। तो उस पोजीशन में मैं अपना काम ईमानदारी से करूं। अगर मैं करूंगा तो मेरे सबॉर्डिनेट भी 80% 90% मेरी तरह ही काम करना शुरू कर देंगे। बस मैं अपने से शुरू करूं, मैं भाषण ज़्यादा ना दूं। लेकिन हमारी राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है कि उसमें भ्रष्टाचार बहुत है। अभी चुनाव होने वाले हैं, मेरा पर्सनल अनुभव भी है कि टिकट मांगने जाओ तो उसमें भी करोड़ों रुपए मांगते हैं। राज्यसभा की सीट खरीदने के लिए भी लोग 60-60 करोड़ रुपए देते हैं। मुझे कुछ ये फिगर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन कुछ लोग डंके की चोट कहते हैं कि ऐसा होता है जी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि ट्रांसपेरेंसी पूरी नहीं है। तो हम कहते एक चीज़ हैं लेकिन करते वो नहीं है जो हम कहते हैं। यही भारत की विडंबना है जी। लेकिन प्रयास उस जीरो टॉलरेंस को प्राप्त करने के लिए जारी है। ठीक है सर। विनोद अग्रवाल जी, क्योंकि जिन तमाम समस्याओं का जिक्र शर्मा जी ने किया वो निश्चित तौर से दशकों से हमारी व्यवस्था में कहीं घर करती सी नजर आई। इस प्रकार की घर कर चुकी समस्याओं को जब आपको हटाना होता है, एक तो वक्त लगता है, आप रिफॉर्म करते हैं और उसके लिहाज से उस दिशा में आप आगे बढ़ते हैं। आपको लगता है कि एक काफ़ी सार्थक प्रयास कम से कम इन तमाम समस्याओं को हटाने के लिहाज से हम अभी देख पा रहे हैं जो कि सरकार के द्वारा किए गए हैं, चाहे वो तरीके से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में किस प्रकार से व्यवस्थाओं को ठीक करना है उस दिशा में किए गए काम हो, काले धन की समस्या को लेकर हो या भ्रष्टाचार की समस्या, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सबसे बड़ा एक हथियार के तौर पे कहीं सामने आया है जो हमको शायद एक दिखाता है कि साहब जो हम कर रहे हैं क्या वो सच में सही जगह तक पहुंचता दिखाई पड़ रहा है, लाभार्थी तक वो व्यवस्थाएं दिखाई पड़ रही हैं। देखिए, मैं शर्मा जी से काफी हद तक सहमत हूँ, लेकिन हमें इसको लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। हम अभी की तुरंत बातों को नहीं देखना चाहिए। जब नेहरू जी ने देखा कि देश में करप्शन बढ़ रही है आज़ादी के बाद, तो उन्होंने संथानम कमेटी बनाई। उसने कहा कि एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की आवश्यकता है। उस आधार पर फरवरी 1964 में इसका गठन हुआ। फिर इसे देखा गया कि इसका स्टेटस को स्टैट्यूटरी स्टेटस देना चाहिए, तो 2003 में स्टैट्यूटरी बनाया गया। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी चीजें हैं वो धीरे धीरे हो रही हैं जी। हम लोगों ने फेबियन सोशलिज्म अपनाया जब हम लोग आजाद हुए या उसके पहले से, तो ये जो सोशलिस्ट पैटर्न है ये धीरे धीरे ही लाया जाता है, इसको क्रांतिकारी कदमों से नहीं किया जा सकता। तो ये एक बात तो ये है कि हम, दूसरी बात मैं सबसे पहले कहूंगा कि जो हमारे सिस्टम में ट्रांसफर का एक सिस्टम बनाया गया था, स्थानांतरण का, कि कोई भी पदाधिकारी 2 या 3 वर्ष से एक पद पर नहीं रहे। लेकिन मैंने कई बार पाया कि कई क्लर्क जो है एक ही क्लर्क और असिस्टेंट्स और सेक्शन ऑफिसर भारत सरकार में एक ही डिपार्टमेंट में 10-10 वर्षों से कार्यरत हैं। तो और कई और डॉक्टर्स भी कई जगह एक ही जगह पोस्टेड। तो मतलब ट्रांसफर एक सबसे बड़ा आसान कदम था जिसको इम्प्लीमेंट उस तीव्रता से नहीं किया गया है पूरे कंट्री में जैसे जो होना चाहिए था। ये सबसे पहला कदम है। दूसरा, पारदर्शिता तो सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि भाई पारदर्शिता जब तक नहीं होगी तब तक ईमानदारी है कि नहीं इसकी जांच कैसे होगी। तो ये RTI एक्ट की जो 2005 में आया, शर्मा जी तो उसमें काम भी कर चुके हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये कदम जो धीरे धीरे उठे हैं
ये धीरे से उठे हैं और इम्प्लीमेंटेशन में और रूल्स को नियमों को बनाने में और रूल्स को इम्प्लीमेंट करने में गैप जब तक पूरी तरह खत्म नहीं होगा, पारदर्शिता लाने के बाद भी, जैसे आने के बाद भी पूरी तरह से ईमानदारी और नहीं आ पाएगी। ये बात जरूर है कि डिमोनेटाइजेशन एक बहुत अच्छा कदम था दैट वे कि इसमें जो काला धन जो है उसकी काफी हद तक उसमें कंट्रोल हो सकता था और हुआ भी होगा जो, और इसी तरह से कई कदम सरकारों ने, इस सरकार ने उठाए, कुछ पहली सरकारों ने भी उठाए होंगे, लेकिन हाँ इस सरकार में क्योंकि प्रशासन एक 9-10 साल से एक व्यक्ति का प्रशासन चल रहा है तो सामने में कुछ चीजें आ रही हैं, अच्छी चीजें इसमें हुई हैं जी, डेफिनेटली इसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन हाँ अभी सड़क पर काफी आगे हमें और जाना है। जो रूल्स बनाए हैं उसको फॉलो कराकर हमें अभी हमारी लड़ाई पूरी कंप्लीट नहीं हुई जी, है। लड़ाई अभी काफी बाकी है क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम निर्णायक तरीके से लड़ना। आप दोनों से ये बातचीत जारी रखें, फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, उनका हम रुख करते हैं। विनोद अग्रवाल जी हैं, इसके अलावा अमल शर्मा जी हैं। अमल शर्मा जी, क्योंकि आपने तमाम व्यवस्थागत खामियां जो कि दशकों से हमारी व्यवस्था में घर कर गई उसका जिक्र किया, निश्चित तौर से इनका 100% खत्म होना जरूरी है, लेकिन हम आज जो बदलाव देखते हैं जनधन मोबाइल के माध्यम से, कैसे जो छोटी सी भी रकम केंद्र से चलती है, कहा जाए दिल्ली से चलती है, लाभार्थी के सीधे खाते में पहुंच रही है डीबीटी के माध्यम से, लाखों हजार करोड़ रुपए सीधे हम उन आंकड़ों को देखते हैं जो सरकार कहती है कि साहब ये तो लाभार्थी तक सीधे पहुंच रहे हैं। पहले एक व्यवस्था थी जिसमें कहा जाता था एक बहुत बड़ा साइफन हुआ करता था, भ्रष्टाचार हुआ करता था। इस प्रकार के बड़े बदलाव तो कम से कम हमको दिखाई पड़ रहे हैं। सरकार कई रिफॉर्म्स लेके आई है जहां पे जो महकमे हैं उनमें कैसे उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, वहां पे पारदर्शी व्यवस्था की जाए, ई ऑक्शन का जिक्र अग्रवाल जी ने किया, और इस प्रकार की तमाम प्रकार की जो कोशिशें की। आपको लगता है कि बदलाव का भी एक बड़ा एक मुहिम या कहा जाए जमीन वो भी तैयार दिखाई पड़ रही है? आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं उसका एक दूसरा पहलू भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जो नई टेक्नोलॉजी है इसमें सुव्यवस्था हुई है और पारदर्शिता आई है, लेकिन वो सारे ऐसे काम हैं जो रूटीन किस्म के हैं, जो क्लैरिकल नेचर के हैं, जिसमें अभी चेंज नहीं हुआ है, परिवर्तन नहीं हुआ है। वो है डिस्क्रिशन ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स एंड द हायर ब्यूरोक्रेसी। कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से नहीं लिए जा सकते। उसमें जो मैन इन अथॉरिटी है, चाहे वो मंत्री है या सेक्रेटरी गवर्नमेंट है या डीजी पुलिस है या कलेक्टर है या एसपी है, वो अपने डिस्क्रिशन को यूज़ करता है। तो मुझे इस बात को देखकर बहुत पीड़ा है जी कि जो सुपीरियर ब्यूरोक्रेसी है, हायर ब्यूरोक्रेसी है, उसमें आईपीएस है, आईएएस है और भी बहुत टॉप लीडरशिप है बैंक्स की, उसमें जो उनकी डिस्क्रिशन मेकिंग पावर है वो आधा टाइम अपने ही बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए या गरीब आदमी के बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं करते हैं। इसी वजह से आप देखते हैं कि बैंकों के चेयरमैन बड़ी बड़ी रिश्वत देते हुए पकड़े जाते हैं और बड़े सीनियर ऑफिसर्स और मंत्रियों की तो बात ही छोड़िए, क्या क्या होता है। इतने सारे कंट्री में स्कैंडल हुए हैं, वो पॉलिटिकल लेवल पे बहुत हुए हैं, चाहे वो कोल स्कैम हो, चाहे वो दूसरे स्कैम्स हो, उसकी चर्चा करना मैं आवश्यक नहीं समझता हूं जी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक हम अपने संस्कारों में परिवर्तन नहीं लाएंगे, खास तौर से जो टॉप सर्विसेज हैं, जिसका मैं भी हिस्सा रहा हूं और जिसका अग्रवाल साहब भी हिस्सा रहे हैं जी, जब तक इनके संस्कार में या इनकी थिंकिंग में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज करके हम कुछ हद तक तो व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं जी। लेकिन जो बेसिक डिसीजन मेकिंग पावर है उसमें ये टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है। उसमें तो डिसीजन मेकर का संस्कार जो है
उसकी जो निष्ठा है जी। वही काम आता है। बिल्कुल, वो जो नियत उस है निष्ठा में जी बिल्कुल अभी तक हम जी। सुधार नहीं ला पाए हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अक्सर कहता सर वक्त नियत है। जी जी मैं एक सेंटेंस और कहना चाहता हूं जी। आप किसी से बात करिए, वो नेता को ब्लेम कर देता है, लेकिन मैं नेता को ब्लेम नहीं करता हूं, क्योंकि नेता को तो मैं मास्टर रोल वाला मानता हूं, आज है कल नहीं है। जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी, हायर ब्यूरोक्रेसी है, एक इम्तिहान पास करने के बाद 40 साल सरकार के दामाद बन जाते हैं जी। उनकी व्यवस्था में गड़बड़ है। जब तक उसमें सुधार नहीं होगा व्यवस्था नहीं सुधरेगी, और जी। उसमें अभी तक सुधार नहीं हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है, एक फाइनल कमेंट विनोद अग्रवाल जी, क्योंकि जिस दिशा से परिवर्तन की हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आपको लगता है बहुत जल्दी हम वक्त बड़े सुधार भी कम से कम देख पाए? क्योंकि वक्त खत्म हो गया, 30 सेकंड में अगर आप अपनी बात खत्म कर दें तो। देखिए, बात 30 सेकंड में नहीं किया जा सकती। बस मैं यही कहूंगा कि व्यवस्थाओं में सुधार हो रहे हैं जी, और वो आगे होते रहेंगे, लेकिन इवन जो फॉर डेवलप्ड कंट्रीज है उनके अंदर भी हायर लेवल के अंदर डिस्कशन चाहे नेताओं के पास या ब्यूरोक्रेट्स के पास रहता है, वो खत्म नहीं हो सकता। संस्कार उनका इम्प्रूव हो जाए बात दूसरी है, क्योंकि सारी चीजें डिस्क्रिप्शन हो जाए तो फिर क्लर्क्स ही चला लेंगे सरकार, कोई और की जरूरत नहीं रह जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाए, कुछ चीजों में डिस्क्रिप्शन हमेशा रखना पड़ेगा, लेकिन वो ईमानदारी से इस्तेमाल हो, उसका मैं भी उसके लिए मैं भी हामी भरना चाहूंगा कि जी। लेकिन डिस्कशन खत्म नहीं। बिल्कुल, नेक नियत के साथ में व्यवस्थाएं आगे बढ़े, कम से कम ये हम सबकी कोशिश है, और उस दिशा में एक पारदर्शी व्यवस्था लागू, ये हम सब चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद अग्रवाल जी आपका, एमएल शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।